दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में टोटल 7 पेज का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग है ये पूरा का पूरा इन तीनों मोटर के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो हमारा मोटर है इस मोटर को कैसे ऑपरेट किया जाएगा उसी का पूरा सर्किट डायग्राम है। और इस सर्किट डायग्राम को हम इस वीडियो के माध्यम से इतना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम आ जाए आप आसानी से उसको पढ़ सको। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको केवल टाइम पास करना है तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में टोटल 3 मोटर है। 2 मोटर तो फैन है और एक है पंप। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये हमारा एयर फैन है। एयर फैन लगाया गया है पानी को ठंडा करने के लिए और पानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो पंप है और जो दोनों फैन है इसको कैसे चालू करना है और किस प्रकार का इंटरलॉकिंग इस्तेमाल किया गया उसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो इन फैन को और मोटर को चालू करने के लिए पावर वायरिंग कैसे किया गया उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर वायरिंग मिल जाएगा। तो ये जो पावर वायरिंग है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 3 मोटर है और इन तीनों मोटर के नीचे में लिखा हुआ है 3 फेस मोटर, 3 फेस मोटर, 3 फेस मोटर। यानी कि तीनों मोटर हमारे 3 फेस पावर सप्लाई पे ऑपरेट होंगे। अब इनको ऑपरेट करने के लिए जो पावर वायरिंग किया गया है कैसे किया गया उसको समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 415 वोल्ट एसी सप्लाई। यानी कि इस मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए 415 वोल्ट वाली एसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई भी है। ब्लैक वायर आपका न्यूट्रल सप्लाई के लिए है। ओके, अब यहाँ पे जो 3 फेस का पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई को ले जाके एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका नाम है F1। अब ये डिवाइस किस चीज़ का है, यदि आपको ये पता करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको सिंबल का नॉलेज नहीं है तो आप सर्किट डायग्राम को पढ़ नहीं पाओगे। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज़ का है मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूँगा इसी सर्किट डायग्राम के साथ में एक सिंबल वाला पेज आता है। हर एक ड्राइंग में आपको सिंबल वाला पेज मिल जाएगा, किसी किसी में नहीं मिलता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सिंबल वाला पेज है इसमें आप देखोगे ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल होता है पावर फ्यूज के लिए। आप देख सकते हो ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर ये सिंबल है, ये हो गया पावर फ्यूज का। यानी कि ये हमारा पावर फ्यूज हो गया। अब पावर फ्यूज से पावर सप्लाई जाएगा हमारे इस वाले कॉन्टैक्ट में। अब ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंबल बनाया गया है कॉन्टैक्टर का। यानी कि फ्यूज से पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर में जाएगा, उसके बाद कॉन्टैक्टर से पावर सप्लाई ओवरलोड रिले में चला जाएगा। यहाँ पे OL लिखा हुआ है, इसके नाम से ही पता चल जाएगा ओवरलोड रिले है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि इंडिया में टेस्ला कंपनी आ रही है और टेस्ला कंपनी को चाहिए बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर। यानी कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपना कैरियर को बिल्ड करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखकर अनअकैडमी आपके लिए एक वर्कशॉप लेकर आया है, वो भी सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के लिए। जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उनके लिए रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्कशॉप रखा गया है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो वर्कशॉप होगा वो होगा इंजीनियरिंग बिहाइंड सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में। इसके अलावा जो सिविल इंजीनियर हैं उनके लिए सिस्मिक डिजाइन यूजिंग सेंडप्रो ईटेब का वर्कशॉप होगा। तो मेरे सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्या आप रेडी हो रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखने के लिए और जो फ्यूचर में जॉब ओपनिंग आने वाली है उसके प्रिपरेशन करने के लिए? एक काम करो, आप अपने मोबाइल में 13 अगस्त को दोपहर के 12 बजे का एक अलार्म फिक्स कर दो। 13 अगस्त को जो वर्कशॉप होगा उसको आप अटेंड कर लीजिएगा और वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा काम कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पावर सर्किट डायग्राम है इसी के जैसे बाकी भी बनाया गया है, केवल इसमें यहाँ पर नाम चेंज हो गया। पहले मोटर के लिए जो फ्यूज इस्तेमाल किया गया उसका नाम हो गया F1, कॉन्टैक्टर हो गया K1 और ओवरलोड रिले हो गया OL1। इसी प्रकार से सेकंड मोटर के लिए F2, K2 और OL2। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे पंप का नाम चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सभी का नाम अलग अलग है जिससे कि हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सके। ओके, तो ये हो गया पावर वायरिंग हमारे मोटर के लिए। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल वायरिंग देखना है। कंट्रोल वायरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है, तो आप अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा। ओके,
तो यहाँ पे जो हमारा पावर सर्किट डायग्राम है इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1, यानी कि ये पहला पेज है हमारे कंट्रोल सर्किट डायग्राम का। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है फैन 1 कंट्रोल सर्किट, यानी कि जो हमारा फैन 1 है इस फैन 1 को चालू करने के लिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया गया है। फैन 2 को चालू करने के लिए आपको अलग से सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल के टाइम पे फैन 1 के सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है इसको समझने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कौन सा पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक फेज सप्लाई वाली लाइन है और नीचे में न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली लाइन है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग हमेशा दो लाइनों के बीच किया जाता है, फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के बीच में। ओके, अब ये जो फैन 1 का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि किसको हमें चालू करने के लिए पूरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। जैसे कि आपने देखे थे कि जो हमारा पावर वायरिंग था, पावर वायरिंग में ये बताया गया था कि जो हमारा मोटर है इस मोटर को यदि हमें चालू करना है तो हमें इस K1 वाले कॉन्टेक्टर को चालू करना है। यदि आप इसको चालू कर दिए तो आपका मोटर चालू हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इसको चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसी को हम समझते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है आपका K1 कॉन्टेक्टर कहाँ पर है। आप देख सकते हो ये जो कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर हमारा K1 है। ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है कॉन्टेक्टर के कोयल का। ओके, तो ये कॉन्टेक्टर हो गया जिसके द्वारा हमारा फैन 1 ऑन हो जाएगा। ओके, अब ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए और इसके लिए कौन कौन सा इंटरलॉकिंग इस्तेमाल किया गया है उसको हम समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो सबसे पहले यहाँ पर जा रहा है और ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है फ्यूज का। अब फ्यूज से जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो दो जगह डिवाइड हुआ है। एक तो इधर की तरफ पावर सप्लाई गया है, दूसरा इस तरफ। तो सबसे पहले इस तरफ जो पावर सप्लाई गया है उसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही था कि हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को यदि मुझे चालू करना है तो इस कॉन्टेक्टर के कोयल में हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई पहुंचाना होगा। न्यूट्रल सप्लाई तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी कि इसके पहले कोई भी स्विच नहीं लगाया गया, यानी कि डायरेक्टली इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें फेज सप्लाई पहुँचाना है, तो फेज सप्लाई पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फेज सप्लाई है। फेज सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए जाएगा। स्टॉप पुश बटन है, ये तो एनसी है, तो एनसी होने से पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। यहाँ पर पावर सप्लाई ब्रेक होगा, ये ओपन है तो यहाँ तक पावर सप्लाई रहेगा जब तक कि आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस ना करो। आपका जो फेज सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होते हुए इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। आप देख सकते हो ये एनो कॉन्टेक्ट है, ये भी एनो और ये भी एनो, यानी कि इसके आगे पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा। इसके आगे पावर सप्लाई को फ्लो करवाने के लिए आपको इन तीनों में से किसी एक को चालू करना होगा। चाहे तो आप इसको चालू कर दीजिए या फिर इसको चालू कर दीजिए या फिर इसको चालू कर दीजिए। तो मोटर को चालू करने के लिए हमेशा हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पर एनसी कॉन्टेक्ट है, किसका है आगे समझेंगे। अभी के टाइम पे पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कॉन्टेक्टर में चला जाएगा और कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये सर्किट आपको समझ में आ गया। अब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इस कॉन्टेक्टर के साथ में इतना एनो एनसी कॉन्टेक्ट लगाया गया है, ये सभी के सभी चेंज होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉन्टेक्टर का जब हम कनेक्शन करते हैं, यानी कि कॉन्टेक्टर के कॉइल में जब पावर सप्लाई देते हैं तो कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट होता है वो चेंज होगा। एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और एनसी कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि इस कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया गया उसको समझते हैं, उसके बाद उसके वर्किंग को समझेंगे। ओके, आप यहाँ पर देखोगे ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है एनो एनसी जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट का जो एनो कॉन्टेक्ट है 13 और 14 नंबर वाला एनो कॉन्टेक्ट, उस कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है 1-3F। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये लोकेशन होता है। अब लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझिए। देखिए, यदि आपको कोई भी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1-3F, 1 का मतलब होता है कि पेज नंबर, तो ये हमारा पहला पेज नंबर है, तो पहला पेज नंबर में ही ये कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे जो 3F है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर के साइड में नंबर लिखा हुआ है और इस साइड में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली इसको क्रॉस करके चेक करना है। यहाँ पर 3F लिखा हुआ है तो यहाँ से नीचे आएंगे और F से इधर साइड जाएंगे। आप देखिए यहाँ से इधर आए और F से इधर, आप यहाँ पे टच करोगे तो आपके पास में यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट आ गया जिसके सामने लिखा हुआ है K1। यानी कि ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट हमारा इस K1 कॉन्टैक्टर का है। और जैसे कि आपको मालूम है K1 कॉन्टैक्टर हमारा फैन 1 को चालू करने के लिए कॉन्टैक्टर है। ओके, अब इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया आपको वो तो मालूम ही होगा। कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हमें होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ता है, उसी के लिए यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब इसी स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में आप देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट कनेक्ट किया गया है किसी कॉन्टैक्टर का। यहाँ पर K2A लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। K2A क्या है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं K2A है क्या, K1 T1 K1A2 फैन ट्रिप K1A फैन ऑफ फैन ऑन। यानी कि यहाँ पर तो हमारा K2A नहीं है। इसको हम देखते हैं कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2-7J, यानी कि पेज नंबर 2 पे 7J लोकेशन पे है। पेज नंबर 2 हमारा ये वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर पेज नंबर 2 लिखा हुआ है। कौन सा लोकेशन था एक बार वो देखते हैं, 7J। तो 7J में हमें देखना पड़ेगा, 7 ये हो गया और J यहाँ पर है, तो इन दोनों को मैच करेंगे तो हमारे पास में ये कॉन्टैक्टर आ गया। अब इस कॉन्टैक्टर के ऑपरेट होने पे ये एनो कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा यहाँ से। अब इसको चालू करने का कंडीशन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको हम थोड़ा रुक के समझते हैं, अभी इसको हम स्किप करते हैं। हर एक चीज़ को बताने लगूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी इसको हम थोड़ा रुक के समझेंगे। ओके, तो अभी तक आपने ये समझे कि इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए आपको स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा या फिर इस एनो कॉन्टैक्ट को NC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एनो कॉन्टैक्ट इसी कॉन्टैक्टर का है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इतना चीज़ें आपने समझ ली है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसी के आउटपुट से एक वायर को इधर लेके गए हैं और यहाँ से पावर सप्लाई को ले जाके अलग कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए पूरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। अब ये क्या है और इसका काम क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा और यहाँ पे सर्किट हमारा क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हो पूरा NC कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये NC है तो पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए यहाँ पर चला जाएगा। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, ये सिंबल होता है टाइमर का। आपको मैं सिंबल वाले पेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला सिंबल है, इसके सामने लिखा हुआ है ऑन डिले टाइमर, यानी कि ये एक ऑन डिले टाइमर है। अब इस टाइमर का वर्किंग क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइमर का जो एनो NC कॉन्टैक्ट होता है उसका सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। टाइमर का कॉमन टर्मिनल 15 नंबर टर्मिनल होता है, NO 18 और NC 16। अब ये जो टाइमर का NO NC कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3-4G, यानी कि तीसरे नंबर पेज पे 4G लोकेशन पे इस्तेमाल किया गया है। तीसरा नंबर पेज कौन सा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये हमारा तीसरा नंबर का पेज है और 4G लोकेशन, 4 और G ये लोकेशन हो गया। ये हमारा टाइमर का कॉन्टैक्ट है। इस टाइमर के ऑपरेट होने पे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ फ्लो होगा और इसमें चला जाएगा। अब इसके ऑपरेट होने से क्या क्या चीज़ें होगा उसको हम थोड़ा रुक के समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों कि ये जो पावर सप्लाई गया था वो पावर सप्लाई इधर भी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। एक एनो कॉन्टैक्ट तो इसका होल्डिंग हो गया और दूसरा इसको चालू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल किया जा रहा है इसको चालू करने के लिए, सेम इसको चालू करने के लिए इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करना हो यदि तो आपको K3 कॉन्टैक्टर को चालू करना पड़ेगा। अब K3 कौन सा है, K3 हो गया हमारा 3-2J, ये हो गया हमारा पेज नंबर 3 और 2J लोकेशन, 2J 2 और J यानी कि ये वाला कॉन्टैक्टर, ये हमारा कॉन्टैक्टर है मेन कॉन्टैक्टर, यानी कि पंप को चालू करने के लिए जो कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है इस कॉन्टैक्टर के द्वारा हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा। सॉरी ये वाला। अभी थोड़ा सा कहानी मेरे को समझ में आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ये कॉन्टैक्टर हमारा फैन को चालू कर देगा, फैन नंबर 1 जो है उसको चालू कर देगा। फैन नंबर 1 के चालू होने पे क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए टाइमर में जाएगा और टाइमर के ऑपरेट होने के बाद आपका जो यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा
और इस कॉन्टेक्टर के द्वारा हमारा पंप ऑन होता है। अब यहाँ पे जो टाइमर है, इस टाइमर में पावर सप्लाई देने के लिए भी सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया गया है। ये जो सेलेक्टर स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच हमारा ऑटो मैनुअल है, यानी कि यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे करके रखोगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो डॉट डॉट लाइन है, इसके सामने यहाँ पे ऑटो ऑफ मैनुअल लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन किया गया ऑटो का, यानी कि ऑटो पोजीशन यदि आप सेलेक्ट करोगे तो ये वाला सर्किट वर्क करेगा और यदि आप मैनुअल सेलेक्ट करते हो तो इस कंडीशन में ये वाला सर्किट वर्क करेगा। यानी कि इस पंप को चालू करने के लिए जो कॉन्टेक्टर है, इसको यदि आपको चालू करना है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको मैनुअली इस बटन के द्वारा चालू कर दो या फिर इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे सेलेक्ट करके टाइमर के द्वारा इसको चालू कर दो। यानी कि यदि आपका फैन नंबर 1 चालू होता है तो इसके चालू होने के बाद जो भी आप टाइमर में टाइम सेट करोगे उतना समय के बाद में आपका जो ये पंप है, पंप ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो पंप को चालू करने का कंडीशन आपने समझ लिए। अब आते हैं दोबारा हमारे इस सर्किट डायग्राम पे। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है K1A2 और इस कॉन्टेक्टर का नाम भी K1A2 है, यानी कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग इस्तेमाल किया गया है। अब ये कॉन्टेक्टर ऑन होने पे इसको बंद क्यों किया जा रहा है, एक बार समझते हैं। देखिए, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू करने का काम कौन कर रहा है? K3। इसको भी समझ लेते हैं। ये वाला K3 कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के चालू होते ही ये वाला कॉन्टेक्ट हमारा एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में जाएगा। ये कॉन्टेक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ओके। ये कॉन्टेक्टर है पावर कॉन्टेक्टर और ये होता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का मतलब कि जिस कॉन्टेक्टर में केवल एनओ एनसी कॉन्टेक्ट मिल जाए आपको, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ओके। तो ये कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद इसका जो एनसी कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद टाइमर को पावर सप्लाई देना बंद कर देगा, ओके। तो टाइमर को पावर सप्लाई देना बंद करने के लिए केवल इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि इस कॉन्टेक्टर को हमेशा पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सके होल्डिंग सर्किट के जैसे, ओके। तो आपने यहाँ पे इतना चीजें समझ ली है। अब बच गया यहाँ पर हमारा ये वाला, तो ये है K2A, पेज नंबर 2 और 7J इसका लोकेशन है। इसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर 2 हमने यहाँ पे ओपन कर लिए। 7J लोकेशन, 7J, यानी कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के ट्रिप होने पे हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और इसके ऑन होने से हमारा जो यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो से एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई यहाँ पे फ्लो होके इस कॉन्टेक्टर को चालू करेगा। यानी कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा फैन नंबर 2 है, आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, ये ओवरलोड रिले सेकंड नंबर फैन का है, यानी कि इस फैन का है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो फैन है, इस फैन के ट्रिप होने पर ये जो फैन नंबर 1 है, ये फैन नंबर 1 ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इसके बंद होते ही फैन नंबर 1 ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस सर्किट डायग्राम में आपको यही बताया गया है। मोटर ट्रिप होते ही ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इसमें जाएगा और इसके ऑपरेट होते ही यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। तीनों कॉन्टैक्ट एनो है, सभी के सभी एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया, इसको हम थोड़ा रुक के समझते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 1 पे आते हैं। तो पेज नंबर 1 पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर K1A कॉन्टेक्टर है, जिसको पावर सप्लाई ओवरलोड रिले के एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और ये ओवरलोड रिले हमारा पहले मोटर का है, यानी कि फैन का है, ओके। यानी कि आप कह सकते हो फैन नंबर 1 के बंद होने पे, यानी कि ट्रिप होने पे, ये एनो कॉन्टेक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा और इस कॉन्टेक्टर के चालू होने से इसका जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चेंज होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 1-6C, यानी कि पहले पेज पे जो 6C लोकेशन पे जो डिवाइस इस्तेमाल किया गया वो ऑपरेट होगा। 6 ये हो गया और C यहाँ पर ये वाला एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट होगा, जिससे कि पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और ये वाला जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा और इसके नीचे भी लिखा गया है फैन 1 ट्रिप, यानी कि जो पहला फैन है, फैन हमारा ट्रिप हो चुका है, ट्रिप का इंडिकेशन आपको दे देगा। इसके अलावा इसी कॉन्टेक्टर का एक एनो कॉन्टैक्ट 4-2C लोकेशन पे इस्तेमाल किया गया है। पेज नंबर 4 2C लोकेशन, तो यहाँ पर है हमारा पेज नंबर 4 और 2C लोकेशन, 2C यहाँ पर। इस एनो कॉन्टैक्ट के क्लोज होने पे पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए
यहाँ पे जाएगा और देख सकते हो यहाँ पे हूटर है, यानी कि जब आपका फैन ट्रिप होगा तो उस कंडीशन में आपका हूटर अलार्म करने लगे, उसके लिए आपका ये एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आपका फैन ट्रिप होता है तो ये ओवरलोड रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट होगा और इसके कन्वर्ट होते ही यहाँ पे 3 चीजें होगा। सबसे पहले तो ये जो इंडिकेशन लैंप है इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवा देगा। इसके अलावा इसी कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है 2F लोकेशन पर, 2F लोकेशन हमारा ये वाला है, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा, जिस वजह से हमारा जो दूसरा फैन चालू हो जाएगा। यानी कि इस फैन के ट्रिप होते ही दूसरा फैन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, आपको यहाँ पे इसको चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का एक और एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा हमारा जो हूटर है उस हूटर को अलार्म करवाया जाएगा। अब ये जो हूटर है ये हूटर अलार्म करेगा, तो इस हूटर को बंद करने के लिए पूरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इसको हम थोड़ा रुक के समझेंगे, अभी हर एक चीज को समझाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक के समझाऊंगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है इसको समझ लिए। आपने यहाँ पे ये समझे कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे ये हमारा फैन चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये समझे कि यदि ये वाला एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट होता है यानी कि क्लोज होता है तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर चालू होगा, और ये एनो कॉन्टैक्ट तब क्लोज होगा जब आपका फैन नंबर 2 ट्रिप हो जाएगा। ये जो हमारा फैन नंबर 2 है इसके ट्रिप होने पे ये एनसी में कन्वर्ट होगा और ये हमारा फैन चालू हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपने देखे यहाँ पे होल्डिंग सर्किट है। इसके बाद यहाँ पे जो टाइमर है इस टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। जो हमारा पंप है, 1 मिनट में पंप का फोटो ले आता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पंप है इस पंप को चालू करने के लिए, यानी कि यदि आप इस फैन को चालू करते हो तो फैन के चालू होते ही थोड़ी देर के बाद में ऑटोमेटिकली हमारा पंप चालू हो जाएगा। तो इस टाइमर का भी काम आप समझ लिए। अब ये जो यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगाया गया था इसका काम क्या था उसको भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। केवल यहाँ पे एक चीज बच गया, वो है कि ये वाला कॉन्टैक्ट, ये एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट जो है इसके सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है K2, उसके नीचे लोकेशन लिखा गया है 23J। K2 कॉन्टैक्टर हमारा दूसरे फैन को चालू करने के लिए कॉन्टैक्टर था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा K2 कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है कि इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। यदि आपका ये फैन 2 वाला कॉन्टैक्टर चालू है तो इस कंडीशन में ये कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा, और यदि ये वाला कॉन्टैक्टर चालू है तो ये वाला चालू नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी इस कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यदि आप इंटरलॉकिंग के बारे में पूरा डिटेल से समझना चाहते हो तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। एक वीडियो था हमारा मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के लिए, दूसरा था इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। तो उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है वो वीडियो। ओके, अच्छा, इसके अलावा भी आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो सर्किट डायग्राम है ना, ये सर्किट डायग्राम मैंने खुद अपने आप बनाया था, यानी कि मैंने अपने माइंड से पूरा सर्किट डायग्राम को बनाया था। और ये जो सर्किट डायग्राम है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ। जब मैं इस सर्किट डायग्राम को बनाने गया तो मेरे पास में सिंपल सा लॉजिक था कि मेरे पास में केवल 2 फैन है, इन दोनों फैन को चालू करना है और बंद करना है। उसके अलावा एक पंप है जिसको मुझे चालू बंद करना है। केवल इनके लिए मैंने छोटा सा लॉजिक बनाया था। उस लॉजिक को बनाने के बाद आप लोगों ने कमेंट किए सर ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करना होगा, आपको और मॉडिफिकेशन करना है तो क्या होगा। ऐसे करते करते मैंने टोटल 4 वीडियो बना दिया इस सर्किट डायग्राम को पूरा क्रिएट करने के लिए। ये जो सर्किट डायग्राम है इसको बनाने के लिए जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो को यदि आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को पढ़ना और ड्राइंग करना बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाओगे। मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया ना तो 100% आप मुझे थैंक यू बोलना नहीं भूलोगे। उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपको बोला कि वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपको वो वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो फैन 1 को चालू करने के लिए जो पूरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है इसको हमने समझ लिए। अब यहाँ पे जो बाकी 2 इंडिकेशन है, इस इंडिकेशन को कैसे ग्लो करवाना है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो ऑफ इंडिकेशन है, इस इंडिकेशन को यदि आपको ग्लो करवाना है तो उस कंडीशन में ये जो आपका एनसी कॉन्टैक्ट है
वो एनसी ही रहना चाहिए। एनसी का मतलब कि जिस कॉन्टेक्टर का कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है वो कॉन्टेक्टर यदि ऑफ रहता है तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। जैसे ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और ये वाला इंडिकेशन जो है वो ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के चालू होते ही ये वाला इंडिकेशन लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्टर यदि ऑफ रहता है तो इस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा। अब ये जो ऑन इंडिकेशन है इसको भी चालू करने के लिए आपको K1 कॉन्टेक्टर को चालू करना पड़ेगा, यानी कि इसके चालू होते ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस इंडिकेशन को चालू कर देगा, यानी कि ग्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा फैन 1 का पूरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम। यदि आपको अभी भी इस सर्किट डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इस सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे जो फैन 2 का जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम है वो पूरा का पूरा फैन 1 के जैसे ही है, यानी कि केवल इस पे कॉन्टेक्टर और बाकी जो डिटेल्स है वो चेंज हो गया है, बाकी पूरा कनेक्शन सेम टू सेम किया गया है। यानी कि आप यहाँ पे कहोगे कि इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दीजिए या फिर ये एनो कॉन्टैक्ट को एनसी में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एनो कॉन्टैक्ट हमारा इस कॉन्टेक्टर का है, यानी कि जो हमारा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले के ट्रिप होने पे एनो कॉन्टैक्ट जो एनसी में कन्वर्ट होगा, उसके एनसी में कन्वर्ट होने से जो कॉन्टेक्टर ऑन होगा इसके ऑन होने से हमारा ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा और इसके चेंज होने से ये वाला कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। ओके, तो जो यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम था सेम टू सेम यहाँ पर है, केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आपने ये समझा कि फैन 1 की ट्रिप होने पे आपका फैन 2 ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और फैन 2 के ट्रिप होने पे आपका फैन 1 ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो फैन 2 और फैन 1 को दोनों को ऑटोमेटिकली चालू करने के लिए पूरा सर्किट डायग्राम भी बनाया गया है। ओके, इसके अलावा फैन 2 के सर्किट में भी टाइमर इस्तेमाल किया गया है। इस टाइमर के द्वारा जो आपका पंप है, पेज नंबर 3 पे जाते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा पंप था, ओके, पंप का जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम है इसमें आप देखोगे यहाँ पर T2 टाइमर है, आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर T2 टाइमर है। इस टाइमर के ऑपरेट होने से ये वाला कॉन्टेक्टर चालू होगा और इसके चालू होने से हमारा पंप रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो पंप है पंप हमारा दोनों कंडीशन पे चालू होगा, चाहे तो आप फैन 1 को ऑन कर दीजिए या फिर फैन 2 को, दोनों में से किसी भी फैन को यदि आप चालू कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपका पंप चालू हो जाएगा। पंप को चालू करने के लिए एक कंडीशन यहाँ पे ये रखा गया है कि आपका जो सेलेक्टर स्विच है ये सेलेक्टर स्विच ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट होना चाहिए। यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे कर दोगे तो इस कंडीशन में ये वाला जो सर्किट है ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, इसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं आएगा, पावर सप्लाई केवल इस पॉइंट पे रहेगा, इसके आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो कॉन्टेक्टर चालू नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे रखिए और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करिए। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और इसके चालू होने से आपका पंप चालू हो जाएगा। ओके, अब इस कॉन्टेक्टर के चालू होने से इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाया गया है। होल्डिंग सर्किट आप देख सकते हो कि जो आपका सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपका जो होल्डिंग सर्किट है वो टाइमर के कंडीशन पे भी वर्क करेगा और यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है इसके कंडीशन पे भी वर्क करेगा, दोनों कंडीशन पे आपका होल्डिंग सर्किट वर्क करेगा। यानी कि इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए केवल एक सिग्नल आप दे दीजिए, उसके बाद आपका कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा? जब तक कि आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करो या फिर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप ना हो जाए। ओके, तो ये जो पंप का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है इसको भी आपने समझ लिए, बाकी चीजों को हम थोड़ा रुक के समझेंगे। अभी आते हैं हम पेज नंबर 2 पे फैन वाले कंट्रोल सर्किट पे। तो ये हो गया हमारा टाइमर का वर्किंग, इस कॉन्टेक्टर का भी आपने वर्किंग समझ लिए। बच गया यहाँ पे फैन ट्रिप कैसे होता है आपको बता दिया। ये जो ऑन ऑफ इंडिकेशन ये भी पूरा का पूरा इस कॉन्टेक्टर के द्वारा ऑपरेट होगा। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम भी आपने समझ लिए। अब आते हैं पंप के कंट्रोल सर्किट डायग्राम पर। तो पंप को चालू करने के लिए इस सर्किट डायग्राम को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो बाकी के सर्किट डायग्राम है इसमें आप देखोगे यदि आपका पंप ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में ये इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा और ये इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाने के लिए इस कॉन्टैक्ट को चेंज करना पड़ेगा। और ये कॉन्टैक्ट किसका है? K3A यहाँ पर है, यानी कि इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये कॉन्टेक्टर कैसे ऑपरेट होगा? तो ओवरलोड रिले के द्वारा। ओवरलोड रिले के ट्रिप होने पे ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा और इसके चालू होने से इसके नीचे में दो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है 3-6B और 4-4C। तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल किया गया इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाने के लिए। अब ये 4-4C वाला लोकेशन कहाँ पर है इसको हम देखते हैं।
4 मतलब कि पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 हमारा ये वाला है 4C ये वाला, ये कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। ये एनो कॉन्टैक्ट है, इसके कन्वर्ट होने से क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस हुटर को चला जाएगा। यानी कि आपका फैन 1 ट्रिप हो, फैन 2 ट्रिप हो या फिर आपका पंप ट्रिप हो, तीनों कंडीशन में आपका हुटर अलार्म करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये जो पंप का सर्किट डायग्राम था इसको भी हमने समझ लिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यदि आपका हुटर चालू हो जाता है तो इसको बंद कैसे करेंगे। तो हुटर को बंद करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर एक हुटर रीसेट करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि पुश बटन दिया गया है। यदि हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर में चला जाएगा और इस कॉन्टेक्टर में जाते ही क्या होगा, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाए गए इसके लिए, और इसके चालू होने पे आप देखोगे यहाँ पर 43F 4 नंबर पेज यही है, 3 नंबर लोकेशन ये हो गया, F ये हो गया। इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इसके चालू होते ये एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई हमारे हुटर में नहीं जा पाएगा, यानी कि हुटर हमारा ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। तो हुटर को अलार्म करने के लिए और रीसेट करने के लिए सर्किट डायग्राम इसमें बनाया गया है। ओके, तो इतना ही केवल सर्किट डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिए कि यहाँ पे एक लोकेशन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3-10J, यहाँ पर 3-10M। ये क्यों लिखा गया है, तो जैसे कि आपको मालूम है ये जो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है, ये फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से आ रहा है उसको फाइंड आउट करना है आपको, तो आप इस लोकेशन को देख के फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 310J लिखा हुआ है, मतलब कि 3 नंबर पेज और 10J लोकेशन। 3 नंबर पेज हमारा ये वाला है और 10J, 10 ये हो गया, J वाला लोकेशन ये हो गया। यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई पेज नंबर 4 पे जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी लोकेशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 41J लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर 41A लिखा हुआ है, यानी कि फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई हमारा पेज नंबर 4 पे चला गया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।